गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे काल। पद परिचय का ही चल रहा है लेसन हमारा। आज हमारा पद परिचय पार्ट 4 का बनेगा। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं काल। तो व्याकरण में काल का अर्थ है क्रिया के घटित होने का समय। काल यानी समय, जो जहाँ किस समय पे क्रिया हो रही है, जो शब्द इस चीज का बोध कराए उसे काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल में जो काम पहले हो चुका है, पूर्व में ही क्रिया के घटित होने की सूचना काल से प्राप्त होती है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। भूतकाल के भेद कौन कौन से हैं? तो भूतकाल के भेद है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। ठीक है, तो हम पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले सामान्य भूत, क्रिया के हो जाने की सूचना मिलती है, विशेष समय की नहीं। मतलब कोई क्रिया हो चुकी है इसकी सूचना मिलती है, कोई विशेष समय की नहीं मिलती है। मामा जी कहाँ गए थे? या सलब अमेरिका से लौट आया, यानी अमेरिका से चला आया, कब लौट के आया इसकी सूचना नहीं मिल रही है। आसन्न भूत, इसे पूर्ण वर्तमान काल भी माना जाता है। इसे क्या, आसन्न भूत को क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में जो काम पूरा हो जाए उसे ही आसन्न भूत कहते हैं। निकट भूतकाल में जो क्रिया संपन्न हुई हो वह आसन्न भूत होती है। जैसे मैं खाना खाकर आया हूं, आज ही उसने खाना खाया और खाना खाने की क्रिया खत्म हो चुकी है, इसलिए वो क्या है? आसन्न भूतकाल। मैं खाना खाकर आया हूं। देखो सुधा आ गई है, यानी सुधा आ चुकी है परंतु आई आज ही है। ठीक है, तो ये क्या है? आसन्न भूत। पूर्ण भूत, कार्य भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो चुका हो तो क्रिया को पूर्ण भूत कहा जाता है। जैसे मौसी कल आई थी, यानी कल ही आके उनका आने का काम खत्म हो गया। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अपूर्ण भूत, कार्य प्रारंभ हुआ किंतु उसके पूरे होने की जानकारी नहीं है। अपूर्ण भूत, अपूर्ण यानी जो इनकम्प्लीट है। तो कार्य तो प्रारंभ हो गया परंतु उसके पूरे होने की जानकारी नहीं है। दिव्या भजन गा रही है, तो वो पहले से ही गा रही है, दिव्या भजन गा रही है। तुम सो रहे थे और मैं पढ़ रहा था। तुम उठ गए हो ऐसा नहीं बताया गया है और मैंने पढ़ना बंद कर दिया है ऐसा भी नहीं बताया गया है। तो तुम सो रहे थे और मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये क्या है? अपूर्ण भूत। संदिग्ध भूत, अनुमान लगाया जाता है कि क्रिया हुई होगी, यानी संदिग्ध है, होने या ना होने का संदेह रहता है। जैसे शायद मित्र ने फोन किया हो, श्रीनगर में बादल छाए होंगे। ठीक है, मतलब एक कल्पना की जा रही है। आप भविष्य काल में भी ऐसा कर सकते हो कि श्रीनगर में बादल छाएंगे कह दोगे तो भविष्य काल हो जाएगा, और श्रीनगर में बादल छाए होंगे यानी कि आप एक संदेह व्यक्त कर रहे हो। हेतु मद भूत, संभावना व्यक्त की जाती है कि यदि अमुक शर्त पूरी होती तो अतीत में कार्य हो जाता। जैसे यदि गर्मी पड़ती तो तालाब सूख जाते, यानी कि अगर गर्मी पड़ी नहीं है, अगर गर्मी पड़ती तो तालाब सूख जाते। तुम कठिन परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यानी कि एक के लिए दूसरा कारण बताया जा रहा है। वर्तमान काल, संदर्भ के समय क्रिया के घटित होने की सूचना वर्तमान काल कही जाती है। जो हम तुरंत करंटली कोई वर्क करते हैं उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वह खाता है, शीला खेलती है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, संभवतः शीला खेले। वर्तमान काल के भेद क्या है? सामान्य वर्तमान काल, जिसमें कि वर्तमान काल में होने वाले सामान्य जानकारी मिलती है, पूर्ण होने या ना होने की नहीं। हम प्रातः योगासन करते हैं, मेरी कक्षा में सब हिंदी जानते हैं। तो कोई काम पूरा होने की सूचना नहीं मिल रही है। पिताजी तो पुणे जाते रहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, कार्य के अभी चलते रहने की सूचना प्राप्त होती है। जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं और तुम कहाँ जा रही हो। संदिग्ध वर्तमान, जिसमें संदेह किया जाए, जहाँ क्रिया के वर्तमान काल के संपन्न होने पर संदेह हो। जैसे माँ मंदिर से लौटती ही होगी, अभी फोन मत करो, वह पढ़ रहा होगा।
ठीक है। भविष्यत काल संदर्भ के समय के बाद जो क्रिया घटती है उसकी सूचना भविष्यत काल से प्राप्त होती है। समय के बाद, संदर्भ के समय के बाद जो क्रिया घटती है, यानी कि जो आप समय है उसके बाद घटित हो आगे आने वाले समय में, तो उसकी सूचना भविष्यत काल से प्राप्त होती है। जैसे मैं पढ़ूंगा और शायद वह पढ़े। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? तो सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, अहेतु हेतुमद भविष्यत काल। तो क्रिया के भविष्य में प्रारंभ होने की सूचना मात्र होती है तो वो क्या होता है? सामान्य भविष्यत काल। मैं गुलदस्ता ले आऊंगी, ठीक है, आऊंगी। गागेगी जो होता है वो भविष्य होता है। था थे थी भूतकाल होता है और है वर्तमान काल। तो हम क्रिकेट खेलने जाएंगे और पिताजी कब लौटेंगे। संभाव्य भविष्यत काल कार्य के भविष्य में होने की संभावना होती है। जैसे संभवतः कल वर्षा हो, शायद कल समाचार पत्र में छप जाए, ठीक है। तो यानी संभावना व्यक्त की जा रही है। हेतुमत भविष्यत काल, यानी कि किसी एक कारण का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। किसी शर्त के पूरे होने पर भविष्य में कार्य होने की संभावना होती है। जैसे यदि ट्यूबवेल चलेगा तो सिंचाई होगी और तुम शैतानी करोगे तो मैं शिकायत करूंगा। तो काल के बारे में कुछ और जानकारी है कि आमतौर पर है, ता, है, रहा है वाली क्रिया वर्तमान काल में, था थे थी वाली भूतकाल में और गागेगी भविष्य काल में होती है। इस फार्मूले पर पूरा विश्वास ना कर हमें यह देखना चाहिए कि वक्त का आशय किस काल की ओर है। जैसे कल प्रधानमंत्री जी जापान जा रहे हैं तो भविष्यत काल, और तुम ठहरो मैं अभी आया या आ रहा हूं तो भविष्य, तुम ठहरो मैं अभी आया या आ रहा हूं तो ये भी भविष्य काल। अब इसके एक्सरसाइज आपको करने, अब वाक्य देखते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। शैलजा चाय बना रही है, चाय बनाई जा रही है, चाय पीकर चला जाएगा। पिछली कक्षा में भी मैंने आप लोग को वाक्य पढ़ाया था, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं। पहले वाक्य में क्रिया का मुख्य बिंदु शैलजा करता है और दूसरे वाक्य में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कर्ता कौन है। पहले में शैलजा चाय बना रही है तो शैलजा करता है, और दूसरे में चाय बनाई जा रही है तो कर्ता कौन है ये नहीं बताया जा रहा है। तो चाय कर्म के बारे में विधान किया जा रहा है। और तीसरे वाक्य में चाय पीकर चला जाए, तो तीसरे वाक्य में कर्ता या कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, चला जाए महत्वपूर्ण बल दिया जा रहा है। तो जो क्रिया का भाव भी है, ये तीन स्थितियां क्रिया के तीन वाच्य होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य, दूसरा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा है अपना जो क्रिया से रिलेटेड है वो क्या होगा? ये कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो तीनों अलग अलग है। तो पहले हम कर्तवाच्य पे ध्यान दे देते हैं। कर्तवाच्य जिस वाक्य में वाच्य बिंदु विषय यानी कर्ता, काम करने वाले पर हो, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। कविता गीत गा रही है, ठीक है, और बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ता है। कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। सागर लहराता है, भाई आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। क्रिया का व्यापार कौन कर रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कर्ता महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म महत्वपूर्ण है। होली में रंग डाला जाता है और पुलिस का भारी बंदोबस्त किया जा रहा है। करने वाला कौन है उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, जो कर्म किया जाता है वो बताया जा रहा है कि होली में रंग डाला जाता है, ये हम कर्म कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया है? कर्मवाच्य। सकर्मक क्रिया असमर्थता बता रही हो तो कर्मवाच्य होगा। तुमसे पढ़ा भी नहीं गया और मुझसे ठंडा दूध नहीं पिया जाता। तो यानी जब
सकर्मक क्रिया जो है असमर्थता यानी नहीं वाले जो सेंटेंस हो कि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है, उससे ये काम नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, कर्मवाची हो जाता है। ठीक है, अब कर्मवाच्य के बाद हम देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य में वाच्य बिंदु ना तो कर्ता होता है ना कर्म क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। जैसे रोजी से खाया नहीं जाता है, घायल चिड़िया से उड़ा नहीं जाता है, मुझसे ना हंसा गया ना रोया गया, तुम तो पहचाने भी नहीं जाते। तो इसमें क्या ध्यान देना है, अब ये देखो दोनों में नहीं वाला वाक्य आया है, तो इसमें पहले क्या देखते हैं, असमर्थता जो बताता है वो कर्मवाच्य होगा जैसे बताया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जहां कर्ता के बारे में बताना आवश्यक ना हो वहां भी कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का यानी कि जिसमें कर्म हो, अकर्मक क्रिया वाले वाक्य कर्मवाच्य में नहीं आएंगे। और दूसरा क्या बताया है कि वहां भी सकर्मक क्रिया हो और दूसरा कर्ता के बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे वाक्य। कर्मवाच्य में कर्ता का उल्लेख जरूरी हो तो उसके साथ द्वारा या के द्वारा लगाया जाता है। तो आसान तरीके से कर्मवाच्य कि अगर हम बोले कि राम के द्वारा खाया नहीं जाता है, ठीक है, सीता के द्वारा तो गाया भी नहीं जाता है, तो के द्वारा वाले जो वाक्य होंगे वो किस में आ जाएंगे, कर्मवाच्य में। और भाववाच्य में कि रोजी से खाया नहीं जाता, इसमें के द्वारा नहीं आएगा। घायल चिड़िया से उड़ा नहीं जाता और मुझसे ना हंसा गया ना रोया गया। भाववाच्य में ध्यान देना है कि भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष एक वचन में रहती है। यानी एक आदमी जो बोलता है किसी और से, किसके बारे में, तीसरे के बारे में, तो क्या बोला है, अन्य पुरुष। जब मैंने सर्वनाम पढ़ाया था आपको तो पढ़ाया था कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो आदमी बोलता है, मध्यम पुरुष में जो सुनता है और अन्य पुरुष जो तीसरे के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, भाववाचक में क्रिया सदा अन्य पुरुष एक वचन में होती है। रोजी से खाया नहीं जाता है, तो ये बात मैं रोजी से नहीं कह रहे हैं, ये बात मैं किसी और से कह रही हूँ, रोजी के बारे में। तो रोजी क्या हो गई, थर्ड पर्सन हो गई, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। और भाववाच्य में क्या होता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता बताने के लिए किया जाता है, किंतु केवल अकर्मक क्रिया के साथ। असमर्थता कर्मवाच्य में भी बताया जाता है, परंतु सकर्मक क्रिया, और इसमें असमर्थता बताई जाती है परंतु अकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य में के द्वारा भी बताया जाता है। अब वाच्य परिवर्तन, कर्तवाच्य से भाववाच्य। सीधे हम पढ़ेंगे, पेड़ कटा था तो पेड़ काटा गया था, कर्मवाच्य। चलो चलते हैं तो चलो चला जाए, भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य से क्या बोल रहे हैं, कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्तवाच्य है यह गीत लता मंगेशकर ने गाया, तो कर्मवाच्य क्या होगा, यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया। कर्मवाच्य में द्वारा आ गया। और अगर हम इसी सेंटेंस को भाववाच्य में कर दें तो बोलेंगे कि लता मंगेशकर से तो गीत गाया भी नहीं जाता। समझ में आ गया आप लोग को, एक ही सेंटेंस से तीनों चीज में बता दे रही हूं। मजदूर पेड़ मैंने लिखा, कर्मवाच्य, ठीक है। कर्तवाच्य है कि मैंने लिखा, इसका कर्मवाच्य होगा मेरे द्वारा लिखा गया, और इसका भाववाच्य होगा मेरे से तो लिखा भी नहीं जाता। समझ में आ गया। तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य से कर्तवाच्य, ये आप इसको देख लेना, इसके एक्सरसाइज करना। आया अविकारी शब्द,
अभिकारी शब्द में 5 पॉइंट हैं। अभिकारी शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बताती है। ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक यानी योजक, और तथा ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक और निपात। तो पहले पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण वो है जो कि क्रिया की विशेषता बताती है कि क्रिया कैसे की जा रही है। इसके 4 प्रकार हैं। रीतिवाचक है, रीतिवाचक में ये बताया जाता है कि क्रिया कैसे की जा रही है। तेजी से वर्षा होने लगी, छात्र ध्यान पूर्वक पढ़े। पढ़ने के लिए विशेषता बताई जा रही है कि ध्यान पूर्वक पढ़े, तो यानी तरीका बताया जा रहा है। रीत यानी तरीका। पिछले कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि रीत जो गुजराती में कहते हैं आ रीत से करवानुं छे, तो यानी क्रिया किस रीति से की जा रही है। मेढक जोर से टर्रा रहा है, यानी वो तेज बोल रहा है, तो तेज, धीरे, जल्दी जल्दी, ये सब क्या हो गया? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब स्थानवाचक देखते हैं। स्थानवाचक में क्या होता है? प्लेस बताते हैं, जगह, कि क्रिया कहाँ पे की जा रही है। आप यहाँ बैठिए, आप अंदर आइए, यहाँ बैठ के पढ़ो, ऊपर बैठ के पढ़ो, नीचे बैठ के पढ़ो, दाएं बैठ के पढ़ो, बाएं बैठ के पढ़ो। तो दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये सब क्या है? स्थान बताते हैं, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया का समय बताया जाता है कि किस समय क्रिया की जा रही है। कि तुम जीजाजी कल जीजी कल आ रही हैं और भारत 2 मैच लगातार जीता, मैंने तुरंत तुरंत, और पापा आप कभी मत जाना। ठीक है, समाचार पत्र प्रतिदिन पढ़ा करो। तो जिसमें समय बताया जाए, आज तुम आज पढ़ाई करो, कल करना, 4 दिन बाद करना, लगातार पढ़ते रहो। तो जिसमें समय बताया जाए वो क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक में क्रिया की मात्रा बताई जाती है, माप तोल। ये क्रिया विशेषण के परिमाण या मात्रा बताती है। तो इसमें क्या होता है? छोटा बच्चा बहुत रोता है, और थोड़ा थोड़ा करके खाओ, एक साथ नहीं। तो थोड़ा थोड़ा और एक साथ, जितना लगाओगे उतना पाओगे। तिल तिल करके धन संचय किया है। ठीक है, तो परिमाण, कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, ये सब शब्द हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के हैं। तो क्रिया विशेषण के बारे में कुछ और जानकारी जो बताई गई है कि रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मूल और व्युत्पत्त, यानी कि उत्पन्न होने वाले यौगिक। अब, तक, यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, धीरे, ये मूल शब्द है। व्युत्पन्न या यौगिक शब्द कौन है? दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि जोड़कर जिनको बनाया जाता है। ध्यान पूर्वक, ध्यान और उसमें पूर्वक लगा दिया, चुपके से, रात को, ऐसे शब्द। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा के साथ जुड़कर उस पद का संबंध वाक्य के किसी अन्य पद से जोड़ते हैं। कौन से अव्यय? जो अव्यय संज्ञा के साथ जुड़कर उस पद का संबंध वाक्य के किसी अन्य पद से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। धन के बिना काम नहीं चलता, तो ये के बिना जो है ना, वो क्या है? संबंध बोधक है। खिड़की के सामने नीम का पेड़ है, तो खिड़की के साथ जोड़ रहा है कि खिड़की के सामने नीम का पेड़ है। तो ये बता रहा है, ये दोनों खिड़की और नीम के पेड़ के बीच के संबंध को जोड़ रहा है कि उसके सामने है, पेड़ के ऊपर कबूतर बैठा। हिंदी में अधिकांश संबंध बोधक विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण से व्युत्पन्न है। कभी कभी संबंध बोधक का कार्य क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है। ठीक है, दिन भर सामने बैठा रहा, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। सामने बता दिया तो हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब समुच्चय बोधक, जिसको कि योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक जो अव्यय 2 पदों, पदबंधों या वाक्यों का समुच्चय बनाने में, उन्हें जोड़ने में काम आते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक योजक कहते हैं। जब संयुक्त वाक्य पढ़ाया था तो मैंने बताया था आप लोग को
कि समुच्चय बोधक शब्द लगाकर जोड़ देते हैं दो वाक्यों को संयुक्त वाक्य में। तो वो क्या होता है, और तथा। तो जैसे माँ और पिताजी आ रहे हैं, तो माँ आ रही है और पिताजी आ रहे हैं, दो वर्ड है, दोनों आ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दिया और से माँ और पिताजी आ रहे हैं, दो पदों का योजन हो गया, तो इसको योजक शब्द कहते हैं। मिशा या तान्या में से किसी को बुलाओ, तो दो को या लगा दिया, वह आया किंतु मिल ना सका, वो आया एक वाक्य हो गया, किंतु मिल ना सका। चोरी करने वाला या झूठ बोलने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। जो समानाधिकरण उपवाक्य या समान स्थिति के पदों और पदबंधों को जोड़ते हैं, जैसे वह तूफान सा आया और आंधी सा चला गया, और से जोड़ना। विकल्प, डाकू पकड़ा जाए या मारा जाए, यानी विकल्प दिया गया कि या तो पकड़ लिया जाए या मारा जाए। परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ, तो विरोध, कि परिश्रम तो किया और असफलता मिली। परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ, तो विरोध है, तो किंतु से जोड़ा गया। वर्षा नहीं हुई इसलिए फसल सूख गई, परिणाम, कि वर्षा ना होने के कारण फसल सूख गई, तो इसमें क्या है, परिणाम। तो ये समानाधिकरण था। अब व्यधिकरण पढ़ते हैं कि एक वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। इनमें एक अंश मुख्य होता है और एक गौण। जैसे यद्यपि मैं उन्हें जानता हूं तथापि यह काम नहीं करा सकता, तो संकेत बता रहे हैं। यद्यपि बता रहे हैं कि मैं तो उनको जानता हूं परंतु ये काम मैं उनसे नहीं करा सकता, एक संकेत दे रहे हैं। कारण, मैं घर जा रहा हूं क्योंकि थक चुका हूं, इसमें क्योंकि लगा के कारण बता रहे हैं। और हिमपात में ऐसा लग रहा था जैसे रुई के फाहे बरस रहे हों, तो ये स्वरूप बता रहे हैं कि जब बर्फ, हिमपात यानी जो बर्फ गिरता है ना, तो बर्फ गिरने से ऐसा लग रहा था जैसे रुई के फाहे, जैसे रुई गिर रही हो। अब दूसरा स्वरूप, ईश्वर सर्वव्याप्त है अर्थात सब जगह मौजूद है, यानी ईश्वर सारे जगह मौजूद है। अब इसमें आदिबोधक देखते हैं, जिसमें क्या होता है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, चेतावनी, ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक कहे जाते हैं। ये जो मन के भाव होते हैं, तरह तरह की जो हमारे मन के भाव होते हैं, कि हमको कोई चीज देख के आश्चर्य हो गया, कोई चीज देख के घृणा हो गया, बहुत हमको खुशी हुई, तो ये क्या है, विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। तीन मनोभावों को व्यक्त करने वाले अब ये शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। ये शब्द स्वतः मुंह से निकलने वाले उद्गार होते हैं। जैसे कि विस्मय होता है, अरे क्या है, अच्छा, अरे क्या है, अच्छा। हर्ष, वाह, खूब, बहुत अच्छा। प्रशंसा, वाह, शाबाश, सुंदर, बहुत सुंदर। अगर आप कोई गंदी चीज देख लो तो बोलोगे छी, कितना गंदा। घृणा में कहते हो छी। तिरस्कार तो हट, धिक्कार है, ओफ। संबोधन, हे, अरे, अजी, बोलते हैं ना, अजी सुनते हो, अरे सुनो, तो ये सारे हैं। चेतावनी, बचो, सावधान, होशियार, हटो। और शोक में कहते हैं हाय राम, हे राम, उफ। और निपात, निपात यानी जिसको इंग्लिश में आप पार्टिकल बोलते हो, निपात वाक्य में जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसे विशेष प्रकार का बल देते हैं और अर्थ में भी विशेषता ले आते हैं। अवधारणा लाने के कारण इन्हें अवधारक या अवधारणात्मक शब्द भी कहा जाता है। कुछ निपात इस प्रकार है, जैसे ही है, तो रोहित ही मुंबई जा रहा है, तो ये ही जुड़ने से रोहित पे बल पड़ा, ठीक है, कि सिर्फ अकेले रोहित जा रहा है, रोहित ही मुंबई जा रहा है। और रोहित मुंबई ही जा रहा है तो मुंबई पे बल पड़ा, कि कोई और प्लेस पे नहीं जा रहा है, मुंबई ही जा रहा है। रोहित मुंबई जा ही रहा है तो जाने पे बल पड़ा। तो ये ही जो वर्ड दिख रहा है आपको, वो जहां लगाया गया उसके पहले वाले शब्द पे वो बल पड़ा। भी, शोभा भी क्रिकेट खेलती है, तो शोभा पे पड़ा। शोभा क्रिकेट भी खेलती है, यानी क्रिकेट पे बल पड़ा कि क्रिकेट ही खेलती है।
और शोभा क्रिकेट खेलती भी है, यानी वो कुछ सिर्फ देखती नहीं है, खेलती भी है। अब तो ले लो, प्राची तो गाना जानती है, प्राची गाना तो जानती है, समझ में आ रहा है। उसी तरह तक, भर और मात्र, न। अब आपको इसके एक्सरसाइज भी करने हैं। इसके बाद वापस से ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब पद परिचय के बारे में बताया है कि आप अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं अमुक विद्यालय में 8वीं कक्षा में अमुक सेक्शन का छात्र हूं। इसी प्रकार वाक्य के पदों का भी परिचय दिया जा सकता है। आप जानते हैं कि वाक्य के सभी पदों में परस्पर संबंध होता है। इन पदों का पूरा व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अभी तक हमने 4 वीडियो में ये पूरा पद परिचय पढ़ा। पद परिचय मतलब वाक्य में जो सेंटेंस आए हैं उनका अगर परिचय देना हो, जैसे आप बता रहे हो कि आप इस क्लास में पढ़ते हो, इस सेक्शन में पढ़ते हो, ठीक है। उसी तरह जब जो शब्द हैं, जो वाक्य में पद हैं, उनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देते हुए सर्वप्रथम उस पद विशेष की व्याकरणिक कोटि पर ध्यान दिया जाता है। व्याकरणिक कोटि की पहचान हो जाने पर उसके भेद, प्रभेद, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, वाच्य आदि का पूर्ण परिचय देना होता है। पद विशेष की व्याकरणिक कोटि का निर्धारण हो जाने के बाद भिन्न भिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित सूचनाएं देनी होती है। अगर कोई वाक्य है तो अगर आपको उसका पद परिचय देना होता है तो पहले क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। तो व्याकरणिक कोटि क्या बताया जाता है कि पद परिचय में क्या क्या बताना अपेक्षित है। जैसे संज्ञा है तो संज्ञा का भेद बताएंगे, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध। सर्वनाम है तो सर्वनाम का भेद बताएंगे, पुरुषवाचक है तो उसका उपभेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध। विशेषण है तो विशेषण का कौन सा भेद है। अगर मान लो कोई वाक्य है जिसमें कि संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद पढ़े हैं आपने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा का कौन सा भेद है वो आपको लिखना होगा। उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसका कारक क्या है और क्रिया से क्या संबंध है। तो यानी एक वाक्य का पद परिचय जब आप करेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 चीजें लिखनी होती है। सिर्फ एक सेंटेंस में आपको वो 5 चीजें बतानी होती है। अगर क्रिया है तो क्रिया का भेद, और क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का भेद और किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा, मुझे ये लग रहा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर हम यहाँ पे एक्सरसाइज जो दिए गए हैं वो आपको करने के हैं और ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो वापस से आप हमको पूछ लेना। थैंक यू।